उत्तरकाशी से है। यहाँ उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस साल 10,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आए। लगातार जो पर्यटकों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। जो है सितंबर तक 10,281 लोग गए हैं और इसमें जो है भारतीय और विदेशी भी हैं। ये सारे लोग जो है हमारे विभिन्न माहों में गए हैं। और देखिए, उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख विनोद सिंघल कुमाऊं के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने लाल कुआं के जंगलों का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने सुरई सफारी का निरीक्षण भी किया, साथ ही साथ क्रोकोडाइल टेल भी देखी। विनोद सिंघल ने बताया कि उत्तराखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिसके चलते खटीमा में सुरई सफारी के साथ ही क्रोकोडाइल टेल को एक साथ विकसित किया जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के मसूरी में सफाई कर्मचारियों के मानदेय मांगने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों ने संस्था का फरमान तुगलकी बताया है। और फिर कीन संस्था के अधिकारियों ने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिए, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और वो जवाब नहीं दे सके। कर देगा साइन, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं उसकी बात नहीं, ब्लैंक साइन कर देगा नोटरी। उसके आपने लिखा है उसमें, जो लिखा हुआ है इसमें, आपने लिखा है इसमें नोटरी के ब्लैंक। अनपढ़ हो क्या? प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कीन संस्था के सस्पेंड करने वाले आदेश को तुगलकी बताया और हर दिन 500 रुपए मानदेय देने की मांग की। आप इसको सस्पेंड कैसे कर दोगे? हमने कैसे कर दोगे सस्पेंड? पनिशमेंट किया है ना। कैसे पनिशमेंट? हु आर यू? पनिशमेंट देने वाले हम आप कौन हो? पनिशमेंट देने वाले सैलरी दे रही है ना। नहीं, कैसे सैलरी? हमें सैलरी काम ले रहे हो आप। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी उतर आए। सभी ने शुरू में कीन संस्था के फरमान की निंदा की। वहीं कीन संस्था ने सफाई कर्मचारियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और कार्रवाई को सही ठहराया। कीन संस्था के अड़ जाने के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी, जिससे मसूरी में साफ सफाई की व्यवस्था बिगड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। प्रदेश के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ एक ढाबे पर सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट होने लगा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है और आप तस्वीरों से हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सिलेंडर फटने के बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग को बुझाया गया। सिलेंडर ब्लास्ट की ये लाइव तस्वीरें अब सामने आई हैं और आप देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हालांकि मौके पर जो दमकल थी, दमकल विभाग था, वो पहुंचा, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाया गया। अब ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है और बड़ा हादसा होते होते टला है। रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ। अचानक से जो ये सिलेंडर था ये फट गया। हालांकि मौके से अफरा तफरी की कोई खबर नहीं है, कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ा हादसा होने से और अब खबर रामनगर से है। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमना अब पर्यटकों के लिए और आसान होने वाला है। दरअसल इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इको टूरिज्म की बुकिंग वेबसाइट का वर्जन 3 लाने की तैयारी की है। इससे आसान बुकिंग, रिफंड और फीडबैक जैसी खूबियां इसमें होंगी। इसी से हमारी बात हुई है और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी गया है, जिसके आधार पे ये इस तरीके की दिक्कतें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अब रिजॉल्व हो जाएंगी। और हमारा प्रयास है कि इसकी पहली बीटा टेस्टिंग हम लोग जल्दी से जल्दी कर लें ताकि इसका लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाए। देखिए, उधर पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और इस दौरान पुलिस ने सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी अपने हथियार थाना चौकियों में जमा करवा ले ताकि पंचायत चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। चुनाव के में सतर्कता बनाए रखने के लिए और चुनाव में पुलिस का जो प्रबंधन है उसको और मजबूत करने के लिए जितने हमारे जो एचएस हैं या जो हमारे एक्टिव हैं क्रिमिनल्स या फिर जो ऐसे वांछित क्रिमिनल्स हैं जो आगे इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों का अभियान भी चल रहा है। साथ में जो असलाह है, जो हमारे आवंटित असलाह जो जिनके पास है उनको जमा कराने का भी काम पुलिस अब करेगी।
और जो खासकर ऐसे समय में जो शराब है उसका भी काफ़ी प्रयोग बढ़ता है, उसके खिलाफ भी पुलिस हम लोग लगातार अब सतर्कता बनाए रखते हैं और हम लोग कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि विधानसभा भर्ती में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता क्यों ना हो। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर से खबर है। यहां किच्चा में रात भर आईटी की छापेमारी चली। विजय यादव की फूड फैक्ट्री आवास पर भी छापा। कई घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी चली। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव का भाई है विजय यादव, जिनके आवास और फैक्ट्री पर कल देर रात तक आईटी के तरफ से कार्रवाई की गई। तो किच्चा में रात भर छापेमारी चली। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट का लॉन्च होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रंजना देसाई लॉन्च करेंगी पोर्टल और वेबसाइट। मामले में गठित समिति की अध्यक्ष हैं रंजना देसाई। राजभवन में दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और पोर्टल पर लोगों से राय ली जाएगी। लोगों की राय से कमेटी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो 1:30 बजे कार्यक्रम होगा, पोर्टल पर लोगों से जानकारी ली जाएगी। मामले में गठित समिति के अध्यक्ष रंजना देसाई इस पोर्टल को लॉन्च करेंगी और लोगों से राय दी जाएगी। राजभवन में दोपहर 1:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। मामले में गठित समिति के अध्यक्ष हैं रंजना देसाई, जो कि इस पोर्टल को लॉन्च करेंगी और इसके साथ साथ आज एक बैठक भी होनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट का आज लॉन्च होगा और इसी को लेकर आज ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक भी की जा सकती है। लेकिन बड़ी जानकारी और बड़ी खबर ये है कि 1:30 बजे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट का लॉन्च होगा और इसमें जो गठित समिति के अध्यक्ष है रंजना देसाई वो इसे लॉन्च करेंगी। दोपहर 1:30 बजे राजभवन में ये कार्यक्रम होगा और इस पोर्टल में लोगों से राय ली जाएगी। लोगों से इस के बारे में जाना जाएगा, क्या उनकी राय है इस सिविल कोड को लेकर, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और उसके बाद लोगों की राय से एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार की जाएगी, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी और आज की ये बड़ी खबर, वेबसाइट लॉन्च होगी। रंजना देसाई पोर्टल और वेबसाइट आज लॉन्च करेंगी। और देखिए, आज कॉमन सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक करने वाले हैं। पोर्टल लॉन्चिंग को लेकर गठित समिति के साथ बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, 1:30 बजे पोर्टल वेबसाइट लॉन्च होगी और इसी के साथ देखिए आज सीएम धामी भी कॉमन सिविल कोड को लेकर बैठक करने वाले हैं। पोर्टल की लॉन्चिंग को लेकर जो गठित समिति है उसके साथ सीएम बैठक करने वाले हैं। ये पोर्टल आज 1:30 बजे लॉन्च होगा। राजभवन में कार्यक्रम रखा गया है और जो अध्यक्ष है रंजना देसाई वो इस पोर्टल को लॉन्च करेंगी। पोर्टल पर लोगों से राय ली जाएगी और उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि जो लोगों की राय है उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और फाइनल जो ड्राफ्ट है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि पोर्टल लॉन्चिंग को लेकर आज जो गठित समिति है उसके साथ मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बैठक करने वाले हैं। पोर्टल लॉन्चिंग के जो गठित समिति के लोग हैं उनके साथ ये बैठक होगी। 1:30 बजे आज पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च होगी। जो अध्यक्ष हैं समिति के रंजना देसाई वो इस पोर्टल को, वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। राजभवन में आज दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम होगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसे लेकर जो समिति गठित की गई है उसके साथ एक बैठक करने वाले हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी। तो पोर्टल लॉन्चिंग के साथ गठित समिति के साथ बैठक करेंगे और जो लोगों की राय होगी उसे लेकर भी चर्चा फिलहाल की जाएगी। और देखिए 1:30 बजे कार्यक्रम होगा, क्या कुछ इस दौरान होगा, बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इसे लेकर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से पंकज राणा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, काफी बड़ा दिन रहने वाला है क्योंकि एक तरफ तो पोर्टल लॉन्च हो रहा है, वेबसाइट लॉन्च हो रही है, दूसरी तरफ बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाएगी। जरा ये बताइए कि बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी बैठक की?
ऐसे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने जा रही हैं। पहला है कि जो एक पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा। 1:30 बजे राजभवन में ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। जो कमेटी की अध्यक्ष हैं अंजना देसाई, वो इस पोर्टल को लॉन्च करेंगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्टल में ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी कि जो आम जनता है उसके सुझाव आसानी से कमेटी को मिल सके। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट आगे तैयार किया जा सके। उसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बैठक, पहले तो खुद जो कमेटी है उनकी बैठक होने जा रही है। एनेक्सी में ये बैठक पहले लगभग 12 बजे के आसपास होगी। उसके बाद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 4 बजे सचिवालय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखिए, बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितनी भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई गई है वो सारी बैठकें दिल्ली में हुई हैं। दिल्ली में 3 दौर की बैठकें पहले हो चुकी थी, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक इस पर कोई भी बैठक नहीं हुई थी। अभी तक कमेटी ने जो सुझाव प्राप्त किए हैं, जो ड्राफ्ट अभी तक जो तैयार किया है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शाम 4 बजे सचिवालय में दी जाएगी। इसमें खास बात ये रहेगी क्योंकि पिछले लगभग 2 महीने का वक्त लगभग हो चुका है कमेटी का गठन हुए। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावों से पहले इसकी घोषणा की थी और सरकार बनने के तुरंत बाद कमेटी का गठन जब कर दिया था, उसके बाद दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है। और बैठक के बाद आज पहला ये रहेगा कि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब तक जो भी सुझाव प्राप्त कमेटी को हुए हैं या कमेटी ने जो भी अभी तक चीज़ें की हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी जाएगी। और उसके बाद सीएम भी इसमें अपने सुझाव देंगे कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण और रखी जा सकती हैं। और जन सुझावों के साथ उसके बाद एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार कर देगी तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा और ये निर्णय सरकार आगे ले सकती है। जी, चलिए पंकज, अब देखने वाली बात है और क्या कुछ होता है बैठक में। बहुत धन्यवाद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बात करेंगे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से मैदान में है। माना यह जा रहा है कि तीनों पार्टियों में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव जहां भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ जीत हासिल कांग्रेस भी करना चाहती है। दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के लिए ये पहली परीक्षा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत के लिए 26 सितंबर को चुनाव होगा और 28 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो तीनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियां जीत हासिल करना चाहती है। भाजपा, कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। चलिए, पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। पंकज, देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन अगर बसपा की बात की जाए तो कैसे दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकती है बसपा? देखिए आयुषी, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें बसपा ही दोनों पार्टी का गणित बिगाड़ने में सबसे आगे रही थी। 2 विधायक बसपा वहां से जीत चुकी है। और अब अगर देखा जाए तो क्योंकि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि कांग्रेस अगर हरिद्वार में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में सबसे अव्वल रूप में रही थी और 5 विधायक कांग्रेस के जीते थे। दूसरे नंबर पर भाजपा रही थी और तीसरे नंबर बसपा वहाँ रही थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बसपा जो लोकल चुनाव होने वाले हैं पंचायत चुनाव के, उसमें दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ देगी। क्योंकि बसपा का एक अपना वर्चस्व आ रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, जो लक्सर का एरिया है, उसके अलावा भगवानपुर का एरिया है, तो बसपा का ठीक ठाक दबदबा इन क्षेत्र में रहा था। और रूरल का पूरा जो एरिया है वो वहीं इन क्षेत्रों में ज़्यादातर अधिकांश आता है। हरिद्वार का जो अधिकांश हिस्सा है वो लक्सर क्षेत्र के में ग्रामीण क्षेत्र है। उसके बाद भगवानपुर का जो हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहीं पर बसपा का भी अपना दबदबा रहता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बसपा यहाँ दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ देगी। और क्योंकि ये जो चुनाव थे ये मार्च 2021 में होने वाले थे, और क्योंकि उस समय जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल था मार्च 2021 में खत्म हो गया था। और उसके बाद कोरोना की वजह से 1 साल ये चुनाव नहीं हो पाए थे और 6 महीने फिर पूरी तरह से ये आरक्षण की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से आगे टलता गया। 1.5 साल बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार में हो रहे हैं। और ऐसी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि देखिए भाजपा और कांग्रेस के दोनों नए अध्यक्ष बने हैं। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है कि भाजपा अपनी तरह से वहाँ मैनेजमेंट तैयार कर रही है कि हर हाल में
पंचायत चुनाव हरिद्वार में जीतना होगा। अभी तक का ये इतिहास रहा है कि हरिद्वार का जो चुनाव रहा है, चाहे वो हम विधानसभा स्तर पर देखें या फिर हम पंचायत चुनावों में देखें या फिर नगरीय क्षेत्रों में देखें, तो वहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा रहा है। इसीलिए कांग्रेस इस बार जीतोड़ मेहनत कर रही है कि इस बार भी परचम फिर से लहराया जाए। लेकिन यहाँ बसपा दोनों पार्टियों गणित बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा ने ये कोशिश की है, क्योंकि सांसद वहाँ पर रमेश पोखरियाल भाजपा के हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी है, अध्यक्ष बने हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और भाजपा की ही सरकार है, तो भाजपा के लिए सरकार की प्रतिष्ठा भी है, अध्यक्ष की प्रतिष्ठा भी है और वहाँ सांसद की प्रतिष्ठा भी है। तो तीनों लोग ये तीनों जो समीकरण है ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हर हाल में भाजपा को जीत दिलाई जा सके। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि 26 तारीख को मतदान होना है और जो गाँव की जनता है वो किसे चुनने जा रही है, अपनी जो लोकल सरकार है वो किसकी बनने जा रही है। क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि प्रधान, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पंकज देखिए मुकाबला दिलचस्प है। अब देखने वाली बात है कि कौन अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रह पाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है। विधानसभा भर्ती मामले में अपना पक्ष केंद्रीय नेताओं के सामने रखेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। कल ही प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की थी और आज इन्हें दिल्ली तलब किया गया है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा घोटाले का मामला आया था, सबसे बड़ा नाम प्रेमचंद अग्रवाल का आया था और इससे लेकर आज अपना पक्ष केंद्रीय मंत्रियों के सामने रख सकते हैं। राजेंद्र भंडारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूके और विधानसभा भर्तियों में सीबीआई की जांच हो, उच्च न्यायालय के सिटिंग जजों की निगरानी में ये जांच की जाए। तो देखिए, एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग की गई है और राजेंद्र भंडारी की तरफ से ये मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि यूके और जितनी भी भर्तियों में घोटाले की बात सामने आ रही है उनमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के सिटिंग जजों की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। तो विधायक राजेंद्र भंडारी का ये बयान, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और लगातार देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम जो भर्ती घोटाले हैं उनमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। यूके में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सबके संज्ञान में आया है और जिस तरह से पेपर लीक में बड़ी बड़ी हस्तियां जो इस उत्तराखंड की नामी गिरामी हस्तियां हैं, जांच की आंच जा सके और बड़े मगरमच्छ फंस सके। और हम ये मानते हैं कि एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ की जांच बहुत काफ़ी नहीं है। एसटीएफ ने जांच की बहुत अच्छी की, हम संतोष हैं उस जांच से। परंतु जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े नेता हैं, एसटीएफ उनके अंडर में काम करती है, तो फिर वो उनको कैसे गिरफ्तार करेगी, कैसे जांच की सुइयां वहां तक जाएंगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की जांच होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 6 अधिकारियों और कर्मचारियों की विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई है। पुलिस ने जांच की सिफारिश शासन को भेजी है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आयोग और अधिकारियों की कर्मचारियों की जांच होगी। 6 अधिकारियों और कर्मचारियों की विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई है और सिफारिश शासन को पुलिस की तरफ से भेजी गई है। जांच की सिफारिश शासन को दी गई है और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इन कर्मचारियों की जांच होगी कि नहीं। उत्तराखंड के 5 जिलों में डेंगू की दस्तक हो गई है। देहरादून समेत 5 जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और अब तक प्रदेश में डेंगू के कुल 192 मामले सामने आ चुके हैं। तो डेंगू की दस्तक और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून समेत 5 जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तक प्रदेश में कुल 192 मामले सामने आ चुके हैं। चिंता का विषय है और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अब हिम प्रहरी तैनात होंगे। सुरक्षा और पलायन रोकने के लिए कवायद शुरू हो गया और सीमांत क्षेत्रों में 10,000 हिम प्रहरी की तैनाती होगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है और आर्थिक सहायता के लिए 66 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस योजना में सेवानिवृत्त सैनिक, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवान और युवाओं को मौका मिलेगा। तो देखिए, उधम सिंह नगर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का एक्शन भी जारी है और इसी कड़ी में गदरपुर थाना पुलिस ने 1700 से ज्यादा प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की है। गदरपुर थाना पुलिस ने 1700 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
डायजेपाम बुप्रीनॉर्फिन के हैं अलग अलग मात्रा में। बुप्रीनॉर्फिन 200, डायजेपाम 125 और एविल के लगभग 1350 इंजेक्शन हैं, जिनको रखना जो लाइसेंस के बिना जो इनको रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार यहाँ युवाओं को ये इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे कि हमारी जो है नशे के प्रति जो है युवा जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका फ्यूचर इसमें ख़राब हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।